બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને મારી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે वरिष्ठ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम. सर, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. और मार्केट की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि कुछ भी वेस्ट एशिया तरह वॉर की तरफ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है. और ये अभी हम आई थिंक 2 मंथ्स प्लस हो गए कि यहाँ से कोई भी अच्छे समाचार नहीं आए हैं. थोड़ी एक राहत के समाचार की हम जब भी अपेक्षा रखते हैं तो वो डील फॉल हो जा रही है. कैसे आप देख रहे हो? क्योंकि जो मेन क्राइसिस ये बार जो भारत के लिए और भारतीय मार्केट्स के लिए है वो है ऑयल प्राइसेस, और उसकी वजह से जो रुपी में कंटिन्यूस हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं. कैसे देखना चाहिए? क्योंकि अभी हम वो पॉइंट पे है कि क्राइसिस आगे बढ़ सकती है. प्रोलॉन्ग अगर जो हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो क्लोज अभी रहता है लंबे समय के लिए, क्योंकि फिर सऊदी अरेबिया की भी हमें एक जो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट किया है कि हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा. कैसे देखना चाहिए और मार्केट्स कितना फैक्टर इन कर चुकी है और कितना फैक्टर करना अभी बाकी है? आई थिंक बाय एंड लार्ज ये स्थिति अगर $100 से $110 की ऑयल की लेवल रहेगी तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुकी है. Okay? उसमें प्रश्न नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट की जो सोच है कि वो पहले इंडिया के ऊपर कितना असर होगा इसने प्रॉपरली जज नहीं किया. इसलिए प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट आई थी परसों की, तो उसमें मार्केट ने भयंकर रिएक्शन दिया. बिकॉज एक फीलिंग था कि इंडिया बच रही है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ नहीं रहे थे और आम जनता में एक इम्पैक्ट पूरा नहीं दिखा था. बट आई थिंक प्रधानमंत्री की जो भाषण दिया था उन्होंने, और उसके बाद अभी गोल्ड के ऊपर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, तो अभी महसूस हो रहा है कि ये हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है. और अब तक शायद हमारी जो स्टोरेज थी और ऑलरेडी स्टॉक्स थे ऑयल के, उससे हमने चला दिया काम. बट अगर ये लंबा खींचा जाएगा ये वॉर, तो जरूर इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ सकती है और गवर्नमेंट से बहुत कठिन डिसीजन हम आगे लेने वाले एक सिचुएशन हो सकती है. तब मार्केट शायद रिएक्ट करेगा. मगर वैसे तो मार्केट ने जो मार्च का करेक्शन हुआ वही मार्केट के लिए लगा कि ये काफी है. जो आने वाली और अर्निंग सीजन की भी जो रिजल्ट्स ब्रॉडली आए हैं, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी कम किया था मार्केट ने वॉर के कारण, तो उससे बेहतर बाय एंड लार्ज अर्निंग सीजन से बहुत डिसअपॉइंटमेंट खास करके नहीं है, मैं मानता हूं. तो वो भी एक चीज है जो मार्केट को थोड़ी पॉजिटिविटी दिलवा रही है. तीसरी बात यह है कि एफआईएस का सेलिंग अभी भी जारी है. कंटिन्यूसली वो बेच रहे हैं, मगर डोमेस्टिक निवेशक एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं डीआईएस की तरफ से भी, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर चाहे रिटेल हो एचएनआई वो बाय एंड लार्ज कल और परसों को छोड़ते हैं क्योंकि मोदी जी की स्पीच का एक नर्वस रिएक्शन था. मगर उसके अलावा देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप्स में अच्छी एक रैली भी आ चुकी है और गिने चुने स्टॉक्स में अच्छा बढ़त आप देख रहे हैं. और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बाय एंड लार्ज अच्छा है 2 दिन को छोड़कर. और आज भी देख रहा हूं मैं कि आज भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत फेवरेबल है इस तरफ. तो ज्यादातर मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल या डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दोनों ने मार्केट की जो एक ऑयल का इम्पैक्ट है उसको मान रहे हैं कि ज्यादातर डिस्काउंट हो गया. और अनलेस अब ऑयल 110 के ऊपर जाके 120-25 तक जाने की कोई संभावना दिखती है, तब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है. नहीं तो मेरा मानना है कि वॉर को स्थिति को ओवरऑल मार्केट ने एक बिट ऑब्जर्व कर दिया है. और वॉर कब खत्म होगा ये आपको पता, मुझे पता नहीं, ट्रंप को भी पता है कि पता नहीं. मगर सिचुएशन और बहुत लंबा खींच नहीं सकते हैं ट्रंप, बिकॉज डोमेस्टिकली उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है, उधर इन्फ्लेशन बढ़ रही है और लोग नाराज है उनसे क्योंकि गैसोलीन प्राइसेस बढ़ गई है और 2-3 महीने में इलेक्शन सामने है जो रिपब्लिकन पार्टी के लिए भारी हो सकती है अगर ऑयल के प्राइस और इन्फ्लेशन में कमी नहीं आई. तो वॉर के चलते ही ट्रंप अगर कुछ कार्रवाई ले या जिसपे आइदर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलकर कुछ जहाज आने लगे, टैंकर्स, या फिर रशिया के ऊपर जो सैंक्शन है अगर उन्होंने उसको कम करा दिया, हटा दिया, तो रशियन ऑयल आ सकता है. तो फिर ऑयल के दाम गिरेगी तो पॉजिटिवली ले सकते हैं. तो एक है वॉर, एक है ब्रेंट क्रूड का प्राइस. तो प्राइस को अलग टैकल करने की भी एक संभावना, वॉर को चलते रहने दीजिए, बट प्राइस को टैकल करने के लिए ट्रंप शायद
और भी ऑयल पंप करने के लिए वेनेजुएला से और रशिया से सैंक्शन उठाकर कुछ एक्शन ले सकते हैं, और चीन को भी जा रहे हैं, तो चीन के साथ भी बातचीत होकर कुछ हो सकती है। तो मैं ये दो अलग देख रहा हूँ, एक है वॉर के कारण जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, दूसरा है ब्रेंट क्रूड के ऊपर खासकर क्या आउटलुक है प्राइस के ऊपर। तो मार्केट को ज्यादा ब्रेंट क्रूड का फिक्र है, वॉर का उतना नहीं। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो हमें अपनी निजी लाइफ में भी अफेक्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट्स के में बिजनेस हाउसेस को वो ये अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो यस, जैसे आपने कहा कि 13-14 को चाइना के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग है, और आगे अभी इसका हम देख रहे हैं कि हल निकालना ही होगा, क्योंकि अभी सब एविएशन इंडस्ट्री को अभी अफेक्ट हो रहा है ग्लोबली, क्योंकि बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, पता नहीं आगे भी वो ब्रेक इवन कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, तो वो भी हम देख रहे हैं। और जैसे हम भारत की बात करें तो दूसरा जो फैक्टर है जो डिसरप्ट किया कल के सेशन में, वो था ओपन एआई का, जो बिग इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, और अपने पास ऐसा, हमारे पास भारतीय मार्केट में ऐसे कोई काउंटर नहीं है, इंडिया में कुछ ये एआई नहीं है, तो वो भी एक सेटबैक मिला आईटी क्षेत्र को। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि डिसरप्शन एक तरफ से ये ब्रांड का, दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं ये जो न्यूज़ डेवलपमेंट होते हैं, तो मे बी भारत उसमें उसका एडवांटेज नहीं ले सकेगा। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज एआई ऐसा थ्रेट है जो खाली इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर कंपनीज को अफेक्ट कर रही है जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में है, और जरूर ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एआई भी दिन रात एआई कंपनीज जैसे क्लाउड और एंथ्रोपिक जो है और ओपन एआई, ये काम कर रही है कि कैसे वो अपना काम आगे बढ़ाए, और जरूर ये एक नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। अभी पूरा बैड न्यूज अभी आया नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना सभी क्षेत्र में अपने जो फिंगर्स को फैला रहे हैं, और जहाँ पे भी एक लेबर ओरिएंटेड काम है उसको एआई के जरिए सब्स्टिट्यूट करने का काम जारी है, और आने वाले दिन में और भी हम ऐसे कवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली आईटी के ऊपर चैलेंज है, और आईटी को बहुत जल्दी एआई को अपनाकर अपने बिजनेस मॉडल को बदल के झेलना पड़ेगा, बट उस ट्रांजिशन पीरियड में जरूर आईटी में दबाव होगा, और इससे कोई का उपाय नहीं है। बिकॉज इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है कि एआई एक जॉब कटर है, और हमें जरूरत है नौकरियां बढ़ाने की, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है, हमारे युवा इतने हैं, यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। तो हमारे लिए एआई एक बहुत टफ चैलेंज है, क्योंकि ओपनली हमने एआई को अपना लिया तो नौकरी कैसे बनाएंगे। तो एक ही उपाय है इसमें कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, जहाँ पे एआई का इस्तेमाल करके शायद नौकरियां बाकी देश में चली जाए, वो चलता है, हमारे देश में नहीं चली जाए, हमारे देश में नई नौकरी एआई क्षेत्र में। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी एक्शन के जरिए कुछ स्ट्रांगली करना पड़ेगा, जहां पर ट्रेड डील के जरिए एआई का, और डेफिनेटली इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज को एक कॉन्फिडेंस दिखाकर उनको कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं पहले कह रहा था कि उनको कुछ मीडियम साइज एआई कंपनी को अक्वायर करके करना है, और आज एआई कंपनीज की वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई तो अभी वो अनअफोर्डेबल बन गई है। तो एक्विजिशन नहीं बन सकता, तो पार्टनरशिप ही सही। उनको डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत है, और तब तक ये दबाव में ही रहेगी कुछ दिन के लिए। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारत के लिए एक कैच 22 जैसा सिचुएशन है, हमें चाहिए भी और हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है और जॉब के लिए यहाँ एक आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो वर्ल्ड के साथ भी हम आगे नहीं चल पाएंगे। सो ऑफ कोर्स ये देखेंगे हम कि अगले दिनों में हमको क्या मिलता है एआई के लिए। लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो कमिंग बैक टू जो अपना ऑयल क्राइसिस, बिकॉज़ वो बड़ा क्राइसिस है, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपील आई है कि फ्यूल सेव करो, फॉरेन टूर्स मत करो, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ अपने फॉरेन एक्सचेंज चली जाती है, और साथ वर्क फ्रॉम होम करो, इसमें भी एक फ्यूल की बचत होगी। गोल्ड बाय मत करो अगर आप एक साल वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी ऑफ कोर्स जो कि गोल्ड के अभी इम्पोर्ट्स ड्यूटी में बढ़ोतरी हो गई है। कैसे देख रहे हो आप, ये सब मेजर्स है जो पब्लिक एज अ होल को अवेयर करने के लिए निवेदन आ रहे हैं,
कैसे आप देख रहे हैं, कैसे ये हेल्प कर सकता है और कौन से सेक्टर्स में आपको लगता है कि ज़्यादा उसकी इफ़ेक्ट पड़ सकती है अगर हम वो अपनाएं तो? देखिए, ये आपने सही कहा, ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए एक सिग्नलिंग के तौर पर प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया। और अगर पब्लिक इसको मान के सीरियसली लेती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देश के ऊपर आएगा, क्योंकि एक तो करेंसी का उतना वीकनिंग नहीं होगा। दूसरा, अगर तेल की रिक्वायरमेंट कम होगी तो हम तेल के लिए जो फिजिकल डेफिसिट से पैसा जा रहा है उस तेल को इंपोर्ट करने में, वो कम होगा। तो अगर पब्लिक इन चीजों को मन में लेती है और सही तरह से फॉलो करती है तो जरूर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि पेट्रोल के दाम में बढ़त शायद बहुत कम हो। अगर पब्लिक इसको नहीं फॉलो करती है तो गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है, पेट्रोल के दाम को बढ़ाना ही होगा। तो अल्टीमेटली वो पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत सारे लोगों को उसका असर पड़ेगा। इसलिए इस सिग्नल के जरिए गवर्नमेंट होप कर रही है कि लोग अपनाएं, लोग अपना। देखिए, गोल्ड अगर ज्वेलरी आप कम कराएंगे तो गोल्ड की इंपोर्ट कम होगी, तो हमारे रुपए का दबाव कम होगा, क्योंकि उतने डॉलर कम हमें जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाया वो भी वही है। ये गवर्नमेंट अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा रही है, वो डिमांड को घटवाने के लिए कर रही है। तो अगर वो घट गया तो शायद हमें पेट्रोल के दाम में राहत मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा मानना है कि 50% ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ गया है प्री वॉर टू नाउ। तो 50% में हमने 1 रुपया भी अपना रिटेल पेट्रोल का दाम बढ़ाया नहीं है। जी। अभी तक चल गया, बहुत दिन तक नहीं चल सकता है। तो जरूर अगर लोग मानेंगे प्रधानमंत्री की बात तो पेट्रोल की दाम में उतनी बढ़त नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आ सकती है पर उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना अगर ये नहीं मानेंगे तो उतना हो सकता है। तो जी। डेफिनेटली मेरा मानना है कि लोगों को इसको सीरियसली लेके मानना चाहिए, क्योंकि ये सिग्नलिंग है। और अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो तो गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि लोग सुन रहे हैं, तो हम भी उसको डिले करेंगे पेट्रोल प्राइस को। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, फर्टिलाइजर में भी आप ये देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर में ही यूरिया में जो इम्पोर्टेड गैस की जरूरत पड़ती है, whereas आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे गोबर और इसको यूज करते हैं तो वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। तो ये सब अच्छी सिग्नल है। और एक जनता जिनके ऊपर पेट्रोल के दाम ना बढ़ने के कारण वो एक कंफर्ट जोन में थी, देश के लिए इतनी भारी ये पड़ रही है बट किसी को महसूस नहीं हो रहा था। अब प्रधानमंत्री के भाषण के कारण अभी सभी को महसूस हो रहा है। तो नेचुरली मार्केट में एक पैनिक रिएक्शन आ रहा है। और जरूर अगर पीपल मानेंगे और गोल्ड की खरीदारी कम करेंगे ज्वेलरी, तो जी। नेचुरली ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर उसका असर दिखेगा। जी। तो वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, नेचुरली वो तो एब्सोल्युटली दिखेगा। सेकेंड, अगर आप समझेंगे कि फॉरेन ट्रैवल कम हो गया तो नेचुरली एयरलाइंस के लिए जो भी है बिजनेस एज इट इज, उनका रूट्स को उन्होंने कम करवा दिया है, कॉस्ट भी बढ़ गया है। तो उसके कारण अगर ट्रैवल घटता है तो नेचुरली एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और फिर आपने देखा कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, देखिए, प्रोडक्शन जरूरी है, स्पेशली इस साल में जी। आपको एल नीनो के कारण मानसून भी अंडर द नॉर्मल एवरेज प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो फूड प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि वहां पर अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना है तो यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज देश के लिए खाना, आई मीन फूड ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वो भी हम इंपोर्ट में करने चलेंगे तो उसके कारण करेंसी में दबाव आ सकता है। तो वो लास्ट मैं कहूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का डोमेस्टिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करना एक अच्छी बात है, मगर रियलिस्टिकली वो नहीं होती है, बिकॉज देश की आबादी बढ़ रही है तो उतने लोगों को खिलाना है, तो गेहूं और चावल की जरूरत तो होगी। तो मेरा मानना है कि वो थर्ड डिग्री है। मगर डेफिनेटली गोल्ड, ठीक है। डीजल का अगर बात उठाएं तो कहाँ यूज होता है डीजल? फैक्ट्री चलाने में और ट्रांसपोर्ट में, ट्रक सब डीजल में चलते हैं। ये देश की जीडीपी को बढ़ा रही है। तो जैसे जीडीपी बढ़ती है, इनकी डिमांड बढ़ेगी, मगर वो अच्छे काम में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट दिलवा रही है देश को। तो एक तरफ नुकसान है बिकॉज ऑफ द ब्रेंट क्रूड प्राइस इंक्रीज, पर दूसरी तरफ जीडीपी की बढ़त भी में ये सपोर्ट दे रहे हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ये। मगर अगर आप देखेंगे कि गोल्ड वो खाली कंज्यूमर आइटम है। वो जी। यस, कुछ सेल्स पीपल इन द ज्वेलरी शॉप और कारीगर जो ज्वेलरी बनाते हैं उनके लिए ये नेगेटिव हो सकता है, मगर ओवरऑल गोल्ड का कोई भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता है इकोनॉमी में। मोर ऑफ सेंटिमेंटल परचेज। और शादी में कितना गोल्ड खर्चा करना जी। चाहिए ये आपके मन की बात है।
आप क्या 5 सॉवरेन गोल्ड देंगे, 10 सॉवरेन, ये आपकी बात है। तो ऑलरेडी ये सिचुएशन है, अगर वो कम करेंगे तो देश के लिए उसमें सबसे भलाई है। ज्वेलरी सेक्टर के लिए नेगेटिव है, मगर देश के लिए अच्छी बात है। तो मैं एब्सोल्युटली। मानता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्ड का एब्सोल्यूट वैल्यू 700-800 टन गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। वो कितना 10% भी गिरा तो 70-80 टन गिरेगा, तो उतना इम्पैक्ट शायद रुपयों में नहीं दिखेगा, मगर एक साइकोलॉजिकली गिरता है तो गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस मिलेगी पेट्रोल की दाम में उतना बढ़त नहीं करने का। तो मेरा एब्सोल्युटली। मानना है कि सबसे नंबर वन इम्पोर्टेंट है गोल्ड। फिर जो अननेसेसरी ट्रैवल, अब कोविड की तरह वर्क फ्रॉम होम जबरदस्ती गवर्नमेंट लाएंगी कि नहीं पता नहीं, मगर अगर सिचुएशन और गंभीर हो गई तो वो भी एक उपाय है गवर्नमेंट के पास कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को कहे कि नॉन एसेंशियल वर्क को आप इतना हो सके। एंड कोविड में ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गया वर्क फ्रॉम होम से कैसे टेक्नोलॉजी सेटअप करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सबको अभी जानकारी आ गई। तो एक वर्क फ्रॉम होम को जबरदस्ती लाना भी एक ऑप्शन होगा अगर वॉर बहुत दिन तक चलती है और ये तेल 110 के करीब बहुत दिन तक टिक के रहता है। जी। तो नेचुरली जब वो करते हैं तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। वर्क फ्रॉम होम को इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपको कैब ड्राइविंग एजेंसी, जी। बाहर तो ऑफ वाले कोर्स ये होटल, अगर वॉर कंटिन्यूस रहती है तो बहुत सारे रिpercussions हम देखेंगे, और उसके लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवेदन आए हैं कि अभी कंजर्व करो जो भी है, तो क्या हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाए आगे जाके अगर जो वॉर कंटिन्यू रहती है। आगे अगर पर આપણે ચર્ચા કરીશું વધારે, પહેલે લેવાનો છે મારે અહીંયા બ્રેક, તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયા રહેજો મારી સાથે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે બજારની વાતમાં, અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ वरिष्ठ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साथे. सुनील जी, तो फिर ये सिचुएशन में जैसे कि अभी रिजल्ट सीजन भी पैन आउट हो रही है और इतने भी बुरे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर एक टेस्टिंग टाइम होगा सब कॉर्पोरेट्स के लिए. कैसे आप निवेश कर रहे हो अभी, क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो एज साइकोलॉजिकली हमें अफेक्ट हो जाता है, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस है अभी अगर जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन फैक्टर. कैसे आप कर रहे हो अभी? मैं एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो में मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म की जो स्प्लिट कर रहा हूँ, उसमें मैं शॉर्ट टर्म में ज्यादा वैल्यू के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मीडियम टर्म में ज्यादा ग्रोथ पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. तो आज जब वैल्यू में देखें तो नियर टर्म में मेरा वैल्यू में आईटी एक्चुअली अभी वैल्यू सेक्शन में है, एफएमसीजी वैल्यू में है, और इन दोनों को मैं एक वैल्यू की तौर पर और प्राइवेट सेक्टर बैंक को वहां पे मैं जोड़ता हूँ. तो शॉर्ट टर्म में मेरे लिए ये 3 पिक्स होंगे, और उसमें ऑब्वियसली आप देखें तो नेचर ऑफ दीज स्टॉक्स तो ज्यादा लार्ज कैप होंगी, कम मिड और स्मॉल कैप होंगी. मगर मेरी मीडियम टर्म पोर्टफोलियो एलोकेशन में मैं ज्यादा कैपिटल गुड्स की ओर ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये ट्रेड डील सब गवर्नमेंट साइन करके वॉर के बाद की मैं सोच कर रहा हूँ. मीडियम टर्म में मेरा पूरा सोच वॉर को छोड़ के वॉर की बात की सोच है. तो वॉर की बात की सोच में मैं देख रहा हूँ कि कैपेक्स में बहुत बूस्ट आएगी गवर्नमेंट की ओर से भी, और फिर अपना जो ट्रेड डील्स की साइनिंग से, और थोड़ी बहुत अब देखा कि ऑटो में कंज्यूम अच्छा है. इस समर में शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल का कंज्यूम अच्छा रहेगा बिकॉज गर्मी बहुत है. तो उन चीजों के कारण मैं एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त को प्लान कर रहा हूँ. तो मीडियम टर्म मेरे पोर्टफोलियो में कैपिटल गुड्स होंगे और पीएसयू बैंक्स, ये दोनों बहुत खास एलोकेशन में रहेंगे. और उसके अलावा मेरा जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी है, बिकॉज अल्टीमेटली ये वॉर के बाद महसूस होगा सब लोगों को, खास करके गवर्नमेंट को, कि रिन्यूएबल एनर्जी और इस पे अपने लॉन्ग टर्म या ऑयल डिपेंडेंस को कम करना है. तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे लॉन्च, क्योंकि वो इमीडिएटली एक स्विच बना के कल से नहीं होगा, तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पड़ेगा. तो उसका एक बहुत बड़े बूस्ट वॉर के रिएक्शन के कारण रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा बूस्ट देख रहा हूँ. उधर बहुत कैपिटल एक्सपेंशन भी देख रहा हूँ, कैपिटल गुड्स का ये भी डिमांड दिख रहा हूँ. तो रिन्यूएबल एनर्जी एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी मुझे दिख रही है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मैं उसको भी शामिल करूंगा. ये मेरी ब्रॉड एलोकेशन होगी. सो सुनील जी, ऐसे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे अपने हमें वर्टिकल्स मिल जाएंगे क्योंकि हम उनमें उनको टाइम देंगे. जो इन्वेस्टर की अभी जो दुविधा है वो है कि अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर हमें थोड़ा अल्फा क्रिएट करना है अपने पोर्टफोलियो में विद ऑल दिस अनसर्टेनिटी, हम कैसे करें?
कौन से ऐसे फैक्टर आप देख रहे हो कि कौन से ऐसे फैक्टर और सेक्टर देख रहे हो जो वो अल्फा जनरेट कर सकता है, और मिड स्पेस में कैसे आप निवेश कर रहे हो, बिकॉज वो एक एरिया है जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा बेहतरीन बना सकता है रिटर्न वाइज। तो मैं ठीक है, शॉर्ट टर्म में अल्फा क्रिएट करना बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, तो बहुत क्लैरिटी से हम ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अल्फा जनरेट होगा। तो वो बहुत मुश्किल सवाल है जो आपने किया, बिकॉज वॉर का जो हवा सबके ऊपर है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं मिलती है, मैं एक्चुअली शॉर्ट टर्म में सेक्टर एलोकेशन, जैसे मैंने कहा, मैं वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू से अल्फा नहीं होगा, वैल्यू से डाउनसाइड प्रोटेक्शन होगा। मगर ग्रोथ शॉर्ट टर्म में मुझे एक ग्रोथ ओरिएंटेड अल्फा जनरेटिंग पोर्टफोलियो बनाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज मैं वॉर के अंत तक मैं कोई पूरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रखूंगा, मैं कोई सेक्टर चॉइस नहीं करूंगा। यही मेरी है, बिकॉज वॉर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कौन सी चीज में क्या होगा, कैसे होगा, देखिए वो बहुत कहना मुश्किल है। तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में आप अल्फा मत ढूंढिए, शॉर्ट टर्म में आप प्रोटेक्शन ढूंढिए, और लॉन्ग टर्म में अल्फा क्रिएटिंग पे फोकस कीजिए। એબ્સોલ્યુટલી, તો શોર્ટ ટર્મ આપણે ઓફકોર્સ આલ્ફા નહીં જોવું જોઈએ, પણ મે બી આપણો જે કેપિટલ છે એને કઈ રીતના પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ, એઝ ઇટ ઇઝ રાખી શકીએ, એના પર આપણે ધ્યાન આપવાનું છે। પણ दूसरी बाजू अगर हम दूसरा एक पहलू देखें मार्केट में, तो जो एक फार्मा सेक्टर वो जो थोड़ा अच्छा कर रहा है, वहाँ आप कुछ निवेश कर रहे हैं, और इफ़ यस कौन से वर्टिकल में कर रहे हैं, और दूसरा जो है डिफेंस सेक्टर, वहाँ भी ऑफ कोर्स लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ गैप्स है जहाँ हम निवेश कर सकते हैं। ओके, मैं फार्मा में, मैं मोर देन फार्मा, मैं ब्रॉडर हेल्थ केयर में निवेश सलाह दूंगा, और वहाँ पे फोकस होगी मेरी डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल्स और जेनेरिक्स के ऊपर, बिकॉज ये तीनों थोड़े रिसेशन प्रूफ है टू सम एक्सटेंट। तो मेरी वैल्यू पोर्टफोलियो में जरूर फार्मा शामिल होगी, और तीन ये सेक्टर है, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स और जेनेरिक्स। बिकॉज प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज में अभी भी ट्रम्प की धमकी है कि वो, क्योंकि उनका रेगुलर टैरिफ नहीं लगा पाए, तो वो ढूंढ रहे हैं कहाँ से मैं टैरिफ लगाऊं, तो प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज में वो दबाव आ सकता है, वो एक चीज है। मगर डोमेस्टिक फार्मा में भी थोड़ी फोकस में अच्छा रखूंगा, क्योंकि ये जो हमने पहले भी बात किया था शायद पिछले शो में, कि ये वेट लॉस ड्रग्स का, ओज़ेम्पिक की इक्विवेलेंट ड्रग्स का एक बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है, और एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में उसकी पोटेंशियल है। तो एक जेनेरिक्स होगा, और एक ये स्पेसिफिकली वेट लॉस ड्रग्स के जो सेगमेंट है, जो कंपनियां उधर अपना एक अच्छा स्टांस बन चुकी है, मैं उनमें निवेश करने की कोशिश करूंगा। तो ये होगी मेरी फार्मा में आउटलुक, और जरूर वो मेरे वैल्यू एलोकेशन में शामिल रहेगी। એબ્સોલ્યુટલી, તો યસ અહીંયા પણ વર્ટિકલ્સ છે, ડાયગ્નોસ્ટિક કાઉન્ટર્સ, અથવા જે નવું પેટન્ટ હમણાં જે રિવાઇઝ થયું છે ને ઓબેસિટી માટે સેમાક્લુટાઇડ, જે અત્યારના ખાસું એવું અહીંયા ચર્ચામાં છે, એમાં તમે નજર રાખી શકો છો, કારણ કે અહીંયા જે પ્રાઇસ ઇફેક્ટ, ઓફકોર્સ વેલ્યુ ઇફેક્ટ અહીંયા તમને જોવા મળશે, અને ઓફકોર્સ માર્કેટ જે છે ઘણું મોટું છે। ऑन दैट नोट सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके वैल्यूबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે। નમસ્કાર।